जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी ट्रिपल एससी पेट यानी कि यूपी पेट के लिए साथियों जीके जीएस के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रश्न। और ये प्रश्न साथियों आपके यूपी पेट और यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें अलग अलग एग्जामों में अंधाधुंध रूप से पूछे गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिना किसी विलंब के सीधा हम लोग प्रश्नों पर फोकस करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने कहता है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों रुपया नाम का सिक्का किस शासक ने चालू किया था, यही आपको बतलाना है। ठीक है, तो किसने चालू किया था, ये चार विकल्प आपके सामने है। तो सबसे पहले रुपया नामक सिक्का जो है मेरे प्यारे साथियों शेर शाह सूरी ने चलाया था। ठीक है, किसने चलाया था, शेर शाह सूरी ने चलाया था। और जो सिक्का शेर शाह सूरी ने चलाए थे वो शुद्ध चांदी और शुद्ध सोने के होते थे। जो चांदी का सिक्का होता था वो 180 ग्रेन का होता था। ठीक है, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर साथियों प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 कहता महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो सभी को बताना है कौन था। देखिए मेरे प्यारे साथियों ये महमूद गजनवी, इसके दरबार में साथियों कई व्यक्ति रहते थे, जिसमें से मेरे भाई कौन कौन, जिसमें से एक फिरदौसी हुआ करते थे। ठीक है, फिरदौसी। अब इसको देखकर आप फिरदौसी उत्तर मत करने लगिएगा। ठीक है, और इसके बाद मेरे भाई एक और कौन हुआ करते थे, और मेरे प्यारे साथियों एक हुआ करते थे अलबरूनी। ठीक है, एक अलबरूनी भी हुआ करते थे। ठीक है, अलबरूनी। और एक मेरे भाई उतबी भी हुआ करते थे। अब समस्या आपके सामने यहाँ पर हो गई कि ऑप्शन में फिरदौसी और ऑप्शन में उतबी ये दोनों दिया गया है, तो इसमें से कौन सही उत्तर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए फिरदौसी और ये उतबी और अलबरूनी ये तीनों इनके दरबार में थे, लेकिन दरबारी इतिहासकार की बात कहे तो ये उतबी हुआ करते थे। कौन, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। यहां पर साथियों देखेंगे ये रहा क्या कहता है। कहता है प्राचीन पत्तन फुहार किसके तट पर स्थित था, ये आपको बताना। ये मेरे साथियों जो पत्तन फुहार है, फुहार ये क्या है, ये साथियों एक प्रकार का बंदरगाह है। कौन है, क्या है, एक प्रकार का बंदरगाह है। ठीक है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर साथियों, तमिलनाडु में स्थित है। इस बात को भी आपको याद रखना है। लेकिन ये किस नदी के तट पर है, ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर साथियों देखिएगा क्या कहता है। ठीक है, ये कहता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगा लो इस पे साथियों ट्रिपल स्टार, ट्रिपल स्टार इस पर लगाकर रख लो। ठीक है, ठीक है साथियों, यहां पर देखो कहता है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, ये बतलाना है। तो किस नदी के तट पर, अगर आपसे नदी की बात कहे तो आपको देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्वामी महावीर हैं, ये स्वामी महावीर हैं, ये इनका जन्म कहां पर हुआ। इनका जन्म साथियों 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहां पर हुआ ये पूछे तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कहां पर, कुंडग्राम, कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली डिस्ट्रिक्ट। और मेरे भाई अगर पूछे इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। इनकी माता का नाम लिच्छवी था, सॉरी त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। ठीक है, त्रिशला, त्रिशला जो लिच्छवी राजकुमार की, सॉरी लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। और मेरे प्यारे साथियों इनको ज्ञान 42 42 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। ठीक है, ठीक है भैया, 42 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। कहां पर प्राप्त हुआ, रिजु पालिका नदी के तट पर, रिजु पालिका नदी के तट पर। और 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में साथियों इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पावापुरी में मृत्यु हो गई
68 ईसा पूर्व में। तो इसका सही जवाब क्या हुआ साथियों? इसका सही जवाब जो हुआ ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम भैया परफेक्ट जवाब हो गया। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर साथियों देखिएगा ये क्या कहता है, आपको ये बतलाना है कि साथियों जो राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौ पाषाणिक से संबंधित है? आपको बतलाना है कि ये राख का टीला कहां से साथियों प्राप्त हुआ। राख का टीला मेरे प्यारे साथियों कर्नाटक के मैसूर के पास स्थित एक साथियों पुरातात्विक स्थल जिसका नाम संगन कल्लू है, यहीं से साथियों पुरातात्विक स्थल मतलब कि राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और साथियों ऐसा माना जाता है कि वहां पर साथियों जानवरों को गोबर इकट्ठा करके लोगों ने आग लगा दी होगी, इसीलिए वो राख का टीला वहां पर मौजूद था। यानी कि ऑप्शन 20 का एकदम सही जवाब हुआ। आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर साथियों देखते हैं। साथियों अब प्रश्नों को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है साथियों, यदि यह क्लास अच्छी लग रही है तो इसको एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सभी लोग इसको अपने दोस्तों में मेरे प्यारे साथियों शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर जितने लोग भी नए पहली बार आए हैं साथियों, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो साथियों इतना काम सभी लोग कर दीजिएगा। और साथियों आजकल एक हाइप का ऑप्शन भी आने लगा है। हाइप का ऑप्शन आने लगा है साथियों, अब जो कमेंट बॉक्स के पास दिखता है, तो इस क्लास को सभी लोग हाइप भी कर देंगे। हाइप करने से ये होगा, जितनी भी ऐसी क्लास होंगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो हाइप भी सभी लोग कर देंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे इस प्रश्न को। ये प्रश्न क्या कहता है? यह प्रश्न कहता है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? ये बतला देंगे भैया। तो सभी लोग बताइए कब हुआ। देखिए साथियों जो चुनाव का शुरुआत है वो साथियों कांग्रेस की स्थापना आप लोग जानते हैं कि 1885 में हो गई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी। इसके द्वारा साथियों 1892 में एक नियम पारित किया गया। उसी नियम में कहा गया था साथियों कि चुनाव के बारे में साथियों प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर साथियों देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? एकमात्र उद्देश्य साथियों ये तो इजी है। एकमात्र उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना था। क्या था? नमक कानून को निरस्त करना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब। लेकिन यहां पर आपको इस प्रश्न में एक चीज और जानने की आवश्यकता है। वो कौन सी चीज है जो आपको जानना चाहिए? जैसे अगर पूछे कि गांधी जी द्वारा ये साथियों नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया, मेरे प्यारे साथियों देखिए 12 मार्च कब स्टार्ट किया गया? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया। ठीक है, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया। और साथियों ये समाप्त कब हुआ? साथियों गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को यह साथियों यात्रा, या यूं कह लो साथियों सत्याग्रह नामक आंदोलन का शुरुआत किया। अब इसी के चलते 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को साथियों गांधी जी कहां पहुंच गए? दांडी पहुंच गए। इस कारण इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। ठीक है, इतना साथियों 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने साथियों ये मार्च किया, मतलब आंदोलन किया, या यूं कहो पैदल यात्रा की। ठीक है, अब इस बीच में कितनी दूरी तय की गांधी जी ने? इस बीच में 240 किलोमीटर की दूरी गांधी जी ने तय करी। ठीक है, अब ये बात सब हो गई, ब्रिटिश ने मान भी लिया। अब इसी के बाद साथियों अब कभी कभी प्रश्न पूछ लेता कि जस्ट इसके बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया, या यूं कह लो यही आंदोलन ने आगे चलकर किस आंदोलन का रूप लिया? तो ये साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप लिया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप ले लिया था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। फिलहाल अगर आपसे उत्तर पूछे इसका, तो उत्तर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए हो जाता है आपका। ठीक है भैया, आगे की ओर बढ़ा जाए।
आगे की ओर। यहाँ पर साथियों देख लेंगे, ये प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है आपसे कि इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, ये आपको बतलाना है। तो मेरे भैया ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है, सबसे पहला बात जो है आपको ये जानना चाहिए कि इसको मेरे भाई क्या कहा जाता है, इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आपको जानना होगा। ठीक है, और इसकी जो मेरे भाई स्थापना है, इसकी जो स्थापना है ये 19 जुलाई 1905 को हुई थी। तो ऑप्शन में देखो मेरे भाई 1905 आपको दिखाई दे रहा, तो यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, इसमें किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हुआ। आगे की ओर साथियों चलते हैं, यहां पर देख लो ये रहा, जल्दी से देखो, यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है और ये सभी आपके बार बार एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। लगा लो इस पे ट्रिपल स्टार साथियों, ये आपका छपा हुआ एग्जाम में रखा हुआ है। ठीक है, ट्रिपल स्टार इस लगा लो इस क्वेश्चन पर। क्या कहता है, कहता है भैया किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया, ये बतलाना है। ठीक है, यहां पर साथियों देखिए कंफ्यूज करने के लिए उसने बंगाल दिया। बंगाल से लोग कलकत्ता की ओर इंगित हो जाते, आकर्षित हो जाते, जो कि सरासर साथियों गलत है। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो बनारस हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, बनारस। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है भैया, आगे की ओर चलते हैं। यहां पर साथियों देखेंगे ये रहा, क्या कहता है, सभी लोग यहां पर ध्यान पूर्वक देखेंगे। यह प्रश्न भी साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहता है जी, ये आपको बतलाना है। यहां पर देखो ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। ये किसने किया था, ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो ये करने वाले थे मेरे भाई लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने साथियों हड़प नीति साथियों क्या किया था, अपने राज्य को मतलब दूसरे राज्य को अपने ब्रिटिश राज में मिलाने के लिए इन्होंने हड़प नीति साथियों चालू करी थी। ठीक है, हड़प नीति, जिसको मेरे भाई हड़प नीति को कभी कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, ये बात भी याद रखेंगे, लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते थे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हुआ। आगे की ओर साथियों चलेंगे, यहां पर साथियों देखेंगे ये रहा, क्या कहता है, कहता है भाई एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, एशिया की सबसे लंबी नदी। तो एशिया, देखो यहां पर आपको ध्यान करना होगा, अगर विश्व की नहीं पूछ रहा है, ठीक है, विश्व की नहीं पूछ रहा, विश्व की अगर पूछता तो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाती है नील नदी। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन आती है, पहले नंबर पर तो नील हो गई, दूसरे नंबर पर आती है अमेजन नदी। ठीक है, दूसरे नंबर पर अमेजन। लेकिन ये बात आपसे पूछा है एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप की पूछेगा तो यांगत्सी नदी सबसे लंबी हो जाती है। ठीक है, जिसकी लंबाई मेरे भाई लगभग 6300 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, ठीक है, अगर ये इसको यांगत्सी नदी को विश्व की नजरिया से देखेगा तो ये तीसरी सबसे लंबी नदी है विश्व की। पहली हो गई नील, दूसरी अमेजन, तीसरी हो जाती है आपकी यांगत्सी। ठीक है, यांगत्सी नदी हो जाती है अगर विश्व के हिसाब से देखा जाए तीसरी नदी। ठीक है, तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कहता है वृत्त ज्वार किसमें आता है, वृत्त ज्वार किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये 12 नंबर प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ऐसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। यहां पर देखो वृत्त ज्वार, तो ये बात सभी लोग जानते हैं कि वृत्त ज्वार क्या होता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूजन जनरेट करने वाले ऑप्शन है। यहां पर देखिएगा आप कि चारों विकल्प जो है आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करेंगे।
थोड़ा बड़ा नहीं। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि जो महासागर में जल ऊपर उठता है, जल ऊपर उठता है, जल अगर ऊपर उठे, जल अगर ऊपर उठे तो उसको कहा जाता है ज्वार। ठीक है, उसको ज्वार कहा जाता है। और जल नीचे आए तो इसको कहा जाता है भाटा। ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, कुछ उल्टा सीन है। यहां पर कहता है बृहत ज्वार। ये बृहत ज्वार क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी होगा। बृहत ज्वार जो है, ये साथियों क्या होता है, जब साथियों तीन चीज, चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक ही दिशा में हो, एक ही रेखा में हो, एक ही सीध में हो, तब वो जो होता है ये कहा जाता है बृहत ज्वार। ठीक है, ये बात हो गई। इसको देखिए, ये हो गया इसका उत्तर, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, लेकिन जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी तीनों समकोण में हो तब होता है लघु ज्वार। इस बात को भी याद ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, आगे की ओर चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर साथियों देखिएगा, ये प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है आपसे कि भारत में प्रवेश करने वाले विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ये कहां से उत्पन्न होते हैं, ये आपको बतलाना है। कहां से उत्पन्न होते हैं, अरब सागर से, या अटलांटिक महासागर से, या भूमध्य सागर से, या हिंद महासागर से। तो ये साथियों उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। कहां से, भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये भी सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन के जनरेट लायक है यही प्रश्न है। क्या कहता है, भारत अवस्थित है, मतलब भारत कौन से देशांतर और कौन से अक्षांश में स्थित है, ये आपको बताना। और सारे ऑप्शन एक जैसे, सारे ऑप्शन एक जैसे है। बच्चा इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल तो जानते ही हैं आप। ये साथियों कितना होता है, भारत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, ये बात तो आप जानते हैं मेरे भाई। क्या होता है, 32,000, सॉरी 32,87,263। आप ऐसे ही तो याद रखें, 32,87,263, ये भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, भारत कहाँ स्थित है ये अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है भैया, ये बात देखिए कहाँ भारत स्थित है, इस बात को समझिए। भारत स्थित है जो उत्तर दिशा से उत्तरी अक्षांश में। कहां पर, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से यहां पर देखिए, उत्तरी अक्षांश में जो है 4 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री और 4 डिग्री 4 मिनट, ये कौमा के साथ होता है। यहां से यहां 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6, ये हो गया उत्तरी में, उत्तरी अक्षांश में। अब अगर पूछे ये क्या पूछे साथियों, उत्तर पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर में मेरे भाई कहां से कहां तक है, पूर्वी देशांतर में जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट, ये स्थित है आपका साथियों पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर ये साथियों स्थित। अब ये कहां पर देखो, सबसे पहले शुरू में 4 से 4 दिया, उत्तरी दिया गया है, लेकिन ये देशांतर कहां पर है, यहां पर देखो, यहां पर साथियों देखिए ये पश्चिमी दे रखा है, इसीलिए ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको उत्तरी अक्षांश होना चाहिए इतना, और पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर होना चाहिए। इसके बाद ये शुरू में देखो दक्षिणी दे रखा, गलत। अब ये उत्तरी दे रखा, ये पूर्वी दे रखा, तो यही देखो यहां पर देखो ये। अब हम इसको थोड़ा सा वो कर दे, यहां पर देखो ये क्या दे रखा है, उत्तरी, छोटा ऊ लिखा है, इसके बाद 68 पूर्वी देशांतर से, और ये लिखा हुआ है 97 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये इसका क्या हो गया, एकदम सही जवाब हो गया भैया। एकदम सही जवाब क्या हो जाता है, इस प्रकार जो है इसका एकदम सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता। इन चीजों को ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर साथियों ये उत्तर तो है, यहाँ पर पश्चिम है इसीलिए गलत हुआ, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पूर्वी, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पश्चिम, इसीलिए गलत हुआ। हमने जो आपको बताया ये एकदम सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ऐसे प्रश्नों में बहुत कंफ्यूजन होती है, और अधिकतर बच्चों को, लगभग में सभी बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी।
ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर साथियों देखते हैं ये क्या कहता है जी, ये आपको बतलाना है। कहता है जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या सकल आबादी का कितना था। मान लो मेरे भाई भारत में उस समय लोग रहते थे कितने, भारत में मान लो 100 लोग रहते थे, 100 लोग, तो इनमें से कितने ऐसे बच्चे थे, कितने परसेंट जो 14 वर्ष से कम थे, वो लगभग साथियों 31% थे। ठीक है, कितने थे, 31%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर इसका साथियों सी सही जवाब हुआ। सकल आबादी मतलब कुल आबादी का कितने प्रतिशत 14 वर्ष से कम आयु के लोग थे, तो वो थे 31%। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर साथियों देखेंगे ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पेट के एग्जाम के लिए कहता साख पत्र एल एल सी, साख पत्र एलसी दिया जाता है, किसको दिया जाता है या किसके द्वारा दिया जाता है, ये बताना है। साख पत्र जो है किसके द्वारा, सबसे पहली बात जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये साख पत्र क्या होता है। साख पत्र मेरे भाई, साख पत्र कहते हैं क्रेडिट कार्ड को, किसको कहते हैं, क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है साख पत्र। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। और ये साथियों आपका दिया जाता है किसके द्वारा, ये साथियों मेरे भैया दिया जाता है एक आयातकर्ता के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब हो जाता है। ठीक है, राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर चला जाए, आगे की ओर मेरे भाई चलेंगे। यहाँ पर साथियों देख लो क्या कहता है। ठीक है, ये रहा प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 जी कहता है मेरे भाई उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित किया गया। औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित किया गया, ये साथियों स्थापित किया गया कानपुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया मेरे भाई, कानपुर में स्थापित किया गया जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता। आगे की ओर चल लेते, यहाँ पर देख लो। यहाँ पर साथियों देखेंगे हम लोग, ये प्रश्न देखिए भैया क्या कहता है। ठीक है, ये रहा जी, ये प्रश्न कहता है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा, रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किसके द्वारा लागू की गई थी, ये आपको बतलाना है। अगर किसी व्यक्ति का नाम पूछा होता तो हम बता देते, लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति है वो साथियों यहाँ पर दिया नहीं गया। तो ये जो रोलिंग प्लान है ये मेरे भाई मुन्नार मिर्दल के द्वारा साथियों चालू की गई थी। कौन, मुन्नार, मुन्नार, मुन्नार मिर्दल, इनके द्वारा चालू की गई थी, लेकिन इनका ऑप्शन में कहीं भी नाम नहीं है। और 1978 में चालू की गई थी, ये भी कहीं जिक्र नहीं। जब ये जिक्र नहीं है तो सबसे सही विकल्प होगा कि जनता सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। इस बात को ध्यान में रखिएगा भैया जी। आगे की ओर चलते, यहाँ पर साथियों देखेंगे ऐसे प्रश्न जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से आते हैं, बहुत विद्यार्थियों को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे कहता क्या है पहले ये समझो। कहता निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। मेरे भाई ये जो चार विकल्प आपको दिए गए M1, M2, M3, M4, इसमें से कहने का मतलब है सबसे ज्यादा मुद्रा की पूर्ति किसके द्वारा होती है। ठीक है, ये आपको बताना। M1 में मेरे भाई क्या होता है, बैंक में जमा अकाउंट की धनराशि। ठीक है, किसी पर्सनल या किसी संस्था की जमा राशि। ठीक है, और M2 क्या होता है, M2, M2 मेरे भाई M1 को जोड़ दिया जाए अगर डाक सेवा से, डाक में जो धनराशि होता उसके, तो ये हो जाता M2 बराबर। ठीक है, ठीक है, इसमें M1 और M2 क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, अच्छा M3 क्या होता है, M3 क्या होता है ये आपको बतलाना है जी। ठीक है, ये M3 क्या होता है, तो ये M2 प्लस बैंक की कुल धनराशि, बैंक की कुल धनराशि। ठीक है, बैंक की कुल धनराशि ये हो जाता है। ठीक है, और M4 आप लोग बताएंगे क्या होता है, सबसे ज्यादा जो वो होता है ये साथियों क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा जो मुद्रा की पूर्ति करता है ये M3, M2 और एम बैंक की कुल सावधि या फिर धनराशि। ठीक है, इसी को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर साथियों देखेंगे ये रहा जी। देखिए क्या कहता है, कहता है भारत का
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है, ये बतलाना है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण जो मेरे प्यारे साथियों हुए, ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, अब आपसे एक प्रश्न यहां पर गूंजता है जो आपको कोई नहीं बताया होगा कि वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई। ठीक है, ये सभी जानते हैं कि वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। उन ठीक है, निर्मला सीतारमण है, इन्होंने बजट पेश किया है, बजट यही पेश करते हैं, तमाम प्रकार के वित्तीय संस्थान और पूंजी बाजार सब यही देखते, लेकिन ये नहीं बताता कि वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई। ये साथियों हम आपको बताते 29 अक्टूबर 1946। ठीक है, 29 अक्टूबर 1946 को वित्त मंत्रालय की स्थापना की गई। आगे की ओर चलते हैं, यहां पर देख लो साथियों, ये रहा क्या कहता है जी, ये प्रश्न संख्या 21। देखिए भैया, कहता है भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये साथियों क्या है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ये मुख्य समितियां हैं, इनकी समय सीमा के हिसाब से इनको बढ़ते क्रम में कलाक्रम के हिसाब से लगाना है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर एक ये ये क्या दी गई है मेरे भाई, एक, दो, तीन, चार, चार समितियां दी गई हैं। तो ठीक है, अब अगर सबसे पहली समिति की बात करें जो चर्चा में आई थी, वो मेरे भाई कौन थी, बलवंत राय मेहता। कौन थी, बलवंत राय मेहता, जो कि ये यहाँ पर है नहीं, बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता, ये आई थी आपके चर्चा में 1956 में। ठीक है, 1956 में। अब यहाँ पर जो है वो कब आई, ये आपको बतलाना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इनमें आई अशोक मेहता। कौन आई, अशोक मेहता समिति 1977 में। ठीक है, अशोक मेहता 1977 में आती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल सही, कोनो दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद मेरे भाई आ जाती जीके वी समिति। कौन आ जाती है, जीके वी समिति, ये आती है 1985 में। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आती है, इसके बाद आती है आपका एल 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 एम एल एम सिंघवी 1987 को। 1987 को। अब ये पीके थुंगन बची, पीके थुंगन साथियों जस्ट एक वर्ष बाद 1988 में आती है। तो इनका घटता क्रम क्या है, इनका बढ़ता या घटता क्रम क्या है, ये आपको बताना। इस हिसाब से अगर कला क्रम के हिसाब से लगाएं तो सबसे पहले कौन आई, वैसे तो आई थी, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये पहले नंबर पर आई थी बलवंत राय मेहता, लेकिन ये बलवंत राय मेहता ऑप्शन में है नहीं, तो इसकी बात हम लोग छोड़ देंगे, अलग साइड में रख देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर जो आई, तो अब इनने चारों में सबसे पहले 1977 वाली आई। 1977 बोले तो तीसरे नंबर वाली, तीसरा नंबर तो देखो ये यहाँ पर दूसरा दे रखा, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर चौथा, तीसरा नंबर केवल एक ही में है। देखो यही हो गया इनका कलानुक्रम, इनका कला समय के हिसाब से क्रम हो गया कि नहीं, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हुआ मेरे भैया। आगे की ओर चलते हैं, यहां पर देखो, यहां पर साथियों देखेंगे ये प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि भैया भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। बताओ कहाँ लाया जा सकता, केवल लोकसभा में या केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में, या सर्वोच्च न्यायालय में, ये बतलाना है। तो मेरे भाई जो विधेयक है संशोधन के लिए, वो या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी करेक्ट जवाब। लेकिन आपको अगर पूछ ले मेरे भाई कि ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये जो क्या है, संशोधन की प्रक्रिया है, ये साथियों कहां से ली गई, संशोधन की प्रक्रिया, ये कौन से अनुच्छेद में जिक्र है इसका, ये अगर पूछ ले तो ये मेरे भाई अनुच्छेद अगर पूछता है आपसे, अनुच्छेद 368 अनुच्छेद में इसका जिक्र है। और ये कहां से ली गई, ये साथियों दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से यह प्रक्रिया भारत में ली गई। ठीक है भैया, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे की ओर चलते हैं, यहां पर साथियों देखिएगा क्या कहता है, ये देखिए, इस पे भी लगाइए आप ट्रिपल स्टार, इस पे भी आप लगाइए ट्रिपल स्टार। ठीक है भैया, क्या कहता है, कहता है मेरे भाई भारत की संसद में व्यवस्था में शून्य काल क्या है, ये जो शून्य काल की व्यवस्था है, शून्य काल की व्यवस्था को कहां से लिया गया, ये आपको बतलाना है। शून्य काल की व्यवस्था को कहां से लिया गया,
ये चार विकल्प दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। ये जो मेरे भाई शून्य काल की व्यवस्था है, ये भारत के संसद में, संसदीय व्यवस्था में, ये भारत की स्वयं की देन है, भारत की ही देन है। ठीक है, तो भारत की देन है, जिसको विश्व में किसी देश ने नहीं अपनाया। तो यहाँ पर तो ये तो ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग चुनेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, जिस जो उत्तर हो रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न आगे आपसे क्या कहता है जी, कहता है कि भारत नागरिकता में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? जल्दी से बताओ। भारत के लोगों की विशेषता नागरिकता के हिसाब से, राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की नागरिकता। मेरे भाई, जो भारत में रहता है, जो भारत में रहता है उसको केवल एक ही राष्ट्रीयता प्राप्त है, भारतीय या इंडियन, भारतीय या इंडियन, एक ही साथियों नागरिकता प्राप्त है, वो भी देश लेवल पर पूरे संपूर्ण लोगों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। आप चाहे केरला के हूँ, आप चाहे पंजाब के हूँ, आप चाहे महाराष्ट्र के हूँ, ठीक है, कहीं भी जाएं आप रहने वाले इंडियन ही हैं, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पर साथियों देखेंगे ये प्रश्न। ये देखिए साथियों, आपका वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, कौन से एग्जाम में? वीडियो के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये क्या कहता है जी? ये कहता है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपको प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बताना, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष। तो जो प्रांतीय के थे वो थे मेरे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं सभी लोग जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति, ठीक है, संघ शक्ति समिति, और कोई था, एक और थी मेरे भाई, राज्यों के लिए समझौता समिति, राज्य के लिए समझौता समिति। ठीक है, राज्य के लिए समझौता समिति। और बात कर लें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी मेरे भाई एक नियम समिति और एक मेरे भाई संचालन समिति, इनके दो साथियों अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन सभी बातों को याद रखिएगा। मैं यहाँ पर इमेज ऐड करना भूल गया, काफी समितियां थी, जैसे सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाहकार के भी थे। ठीक है, और मेरे भाई मूल अधिकार समिति, जे बी कृपलानी अल्पसंख्यक समिति, एच सी मुखर्जी, ये सभी में ऐड करना भूल गया, इसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत वाली विशेष बात नहीं है। आगे की ओर मेरे भाई चलेंगे। आगे यहाँ पर साथियों देखिएगा, ये बताओ क्या कहता है, मानव शरीर में, हमारे शरीर में रक्तदाब होता है। रक्तदाब, अरे ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 120 बटा 80 120 बटा 80 रक्तदाब होता। कि ऊपर वाले को सिस्टोलिक और नीचे वाले को डायस्टोलिक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। तो हमारा जो साथियों मनुष्य का रक्तदाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? 20 का एकदम करेक्ट जवाब हो गया। आगे की ओर साथियों चलेंगे, यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है। इस प्रश्न के लिए साथियों आप क्या कर दीजिए, जीव विज्ञान का नाम किसने दिया, जीव विज्ञान नाम किसने दिया? आप सबसे पहले इस प्रश्न के लिए इस क्लास को मेरे प्यारे साथियों अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और साथियों अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर देखिए ये पेट का एग्जाम है, यहाँ पर साथियों क्वालिफाई नहीं स्कोर करने का एग्जाम है, समझे? पेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं स्कोर करने का एग्जाम है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। ठीक है, और सभी को शेयर करें, देखते हैं कौन कितना स्कोर करता है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहाँ पर साथियों देखिए ये प्रश्न आपसे क्या कहता है, कहता है जीव विज्ञान का साथियों नाम किसने दिया। ठीक है, तो ये पूछो, देखो मेरे भाई
अरस्तु को तो सभी लोग जानते हैं। अरस्तु को किस लिए जानते हैं? अरस्तु को जानते हैं कि ये जीव विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, जीव जीव विज्ञान के जनक हैं। ठीक है भाई, जीव विज्ञान के कौन है ये जनक हैं। ठीक है भैया, जीव विज्ञान के जनक हो गए। तो ये जनक हैं, ये जरूरी नहीं कि इन्होंने ही नाम दिया हो। नाम देने वाले थे लैमार्क। कौन थे? लैमार्क, 1802 में। ठीक है, 1802 में। ये बात को याद रखिएगा। जबकि लीनियस को आप जानते हैं कि ये वार्गिकी के पिता हैं। वार्गिकी, ठीक है, जो वर्गिकी बांटा गया है, ठीक है, उसके पिता कहलाते हैं। ठीक है साथियों, इस बात को याद रखिएगा। इसका उत्तर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये रहा। ये क्या कहता है? देखिए यहाँ पर कहता है कि मेरे भैया प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? देखो, अगर आपसे पूछ लेता कि प्रकृति में, क्या पूछ लेता कि भैया पहला जो प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक वो था यूरिया, वो था यूरिया। ठीक है, ये पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया, और इसका सूत्र होता है एन, क्या होता है? NH2 NH2CO NH2, ये हो जाता है इसका सूत्र। लेकिन हमसे पूछा है कि प्रकृति में पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो सेलुलोज पाया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, वो इसी की बनी होती है। ठीक है, पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल से ही बनी, मतलब सेलुलोज से ही बनी होती है। अगर इसका सूत्र आपसे पूछ ले तो इसका सूत्र मेरे भाई क्या हो जाता है? C6H10, C6H10O5, ये हो जाता है इसका सूत्र। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया मेरे भाई? इसका उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। डी इसका एकदम सही जवाब हो गया। आगे की ओर बढ़ लेते। यहाँ पर मेरे भाई देखेंगे ये क्या कहता कहता है कि फोटोवोल्टीय सेल, फोटोवोल्टीय सेल संबंधित होता। मेरे भैया ये फोटोवोल्टीय सेल क्या होता है? ये मेरे भाई क्या करता है? सूर्य ऊर्जा को क्या करता है? सूर्य ऊर्जा को मेरे भाई विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदलता, तो सौर ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हुआ। आगे की ओर चलते यहाँ पर साथियों देखेंगे ये आपको, ये साथियों प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं भी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये आपको बतलाना है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये बतलाना है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ये साथियों खगोलीय दूरों की मापने की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? डी करेक्ट जवाब। अगर आपसे पूछ ले एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं तो आप बताइएगा 9.46 गुणे 10 का पावर 15, 10 का पावर 15 इतने मीटर। अगर वहीं पर पलट कर पूछ ले किलो तो यहाँ पर 9.46 गुणे 10 का पावर बस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किलोमीटर हो गया। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में मेरे प्यारे साथियों रखिएगा। और आपके लिए देखिए ये प्रश्न हो गया, इसका सही जवाब डी। अब आपके लिए हम साथियों यहाँ पर एक कमेंट में साथियों इसका उत्तर देना कि पारसेक जो है, पारसेक जो है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक है, इस बात को याद रखिएगा। तो एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? ठीक है, ये आपको बतलाना है कि कितने प्रकाश वर्ष होंगे, कितने प्रकाश वर्ष होंगे, ये आपको बतलाना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका उत्तर। ठीक है भैया, ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों अब ये कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप सभी को यह क्लास कैसी लगी, हमको कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा क्लास को। और सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर करेंगे क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं, स्कोर करने का एग्जाम है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।